इसके अंदर टेस्ट भी होंगे, टेस्ट के बाद नेक्स्ट फेज पे जाता रहेगा। तो ये किसी का पढ़ने वाला कोर्स है। अब आप सोच रहे होंगे यार हमने तो चैट जीपीटी के बारे में सुना था, हमने तो ये टूल सीखना था, तो वो टूल सीखना था। अगर तुमने डेफिनेशन को हू बहू पेपर में ना लिखा तो मैं तुम्हें अंडा नंबर दूंगा। हम बड़े आज के बाद जिंदगी में कोई पूछेगा व्हाट इंटेलिजेंस, तो आपको पता होगा कि क्या तारीख है आज, 27 जनवरी को रात को 9 बजे एक क्लास में सीखी थी वही डेफिनेशन। सारी उम्र मरते दम तक आपकी ये डेफिनेशन होगी। लेट मी शेयर द स्क्रीन। थर्मोमीटर आप मुंह में रखते हैं, थोड़ी देर रखे रखते हैं, फिर बाहर काम करते हैं जी ये तो 101 टेम्परेचर ओपन है, 102 हुआ हुआ है। उसको फोल्ड किया है तो फोल्ड करके कौन सी शेप बनेगी, 1 बनेगी। यू रिजेंबल शायद राम जी। वेलकम टू टुडे सेशन जहीन बनो कोर्स। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, वैसे ही जहन में आया कि यार दुनिया में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, मसनूई जहानत। अभी तो हम लोग तो असल जहानत को भी अचीव नहीं कर पाए, हमें तो ख्याल ही नहीं है कि असल जहानत भी कोई चीज़ होती है। तो क्यों ना एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया जाए जो कोर्स ना हो, एक मुकम्मल आपके पास फ्रेमवर्क हो कि यार क्या करना चाहिए। तो हम बहुत सी चीज़ें दिन भर सीखते रहते हैं, दिन भर सुनते रहते हैं। हमारे माशरे में मुझे नहीं पता, शायद आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा, हमारे माशरे में कहीं भी ये तरगीब नहीं दी जाती। और अगर कहीं तरगीब दी भी जाए तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता कि इंसान का चालाक होना, ज़हीन होना, तेज़ होना, ये हमारे सोसाइटी में पता नहीं क्यों इसको कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे नज़र नहीं आता। मिडिल और लोअर क्लास की जो फैमिलीज हैं, जो कल्चर है, जो यार दोस्त हैं, ढाबों पे, ग्राउंड में, कैफेटेरियाज में, जहीन शख्स होना, या किसी को ये कोई जहीन बनने की कोशिश करे तो हम बहुत ज्यादा सियाना ना बन, ये बहुत बड़ा हर्डल है हम लोगों के लिए, जो मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है। और जिसको देखा है कि जिसकी वजह से हम इस टॉपिक पे ना बात करते हैं ना सीखते हैं। हम जो सबसे बड़ी खुदा की नेमत है जो इस वक्त मेरी आंखों के ऊपर, कानों के बीच आप सबके, जो दिमाग है, इसका इस्तेमाल कोई हम खास करते नहीं हैं। फिर हम समटाइम इसका इस्तेमाल किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। समटाइम हमारे सर पे इश्क का भूत सवार हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल माउफ हो जाता है दिमाग। और समटाइम फिर हम दौलत के हसूल के लिए, शोहरत के हसूल के लिए, और भी बहुत से हसूल के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम इल्म हासिल कर रहे होते हैं, सो कॉल्ड आज की दुनिया का जो है, उस वक्त भी हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नो, हम नहीं इस्तेमाल कर रहे होते। तो अब जहीन बनना क्यों जरूरी है? जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं, वो सबसे पहले उनकी प्राइम, अगर आप एक सब लोगों का लिस्ट निकालें, सब लोगों की, और कहें कि इनमें ऐसी कौन सी चीज है जो इन सब में कॉमन है, तो वो जहानत है। क्लियरली जहानत है। ठीक है, अगर जो शख्स जहीन नहीं है ना वो लीडर बन सकता है, जो शख्स जहीन नहीं है ना वो कोई साइंटिस्ट बन सकता है, जो शख्स जहीन नहीं है ना वो बिजनेसमैन बन सकता है, ना जो शख्स जहीन नहीं है वो कुछ भी नहीं बन सकता भाई। तो जहानत को समझना, जहानत को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, और जहीन बनने का शौक रखना बड़ा जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोगों को शौक होना चाहिए, नहीं यार मुझे जहीन बनना है, मुझे तेज बनना है। कुछ नेगेटिव वर्ड्स इसके साथ जो हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, तेज का, चालाक का, कुन्ने का। तो ये वर्ड्स हम जरा साइड पे ही रखेंगे। कैन जहानत बी एक्वायर्ड? जी बिल्कुल एक्वायर की जा सकती है। जब मसल्स एक्वायर किए जा सकते हैं, जिम में जाके मसल्स एक्वायर किए जा सकते हैं जो कि थे ही नहीं, गोश्त क्रिएट कर लिया आपने, तो जहानत क्यों नहीं क्रिएट की जा सकती? डेफिनेटली क्रिएट की जा सकती है, इसीलिए ये कोर्स बनाया। अच्छा, अब जहीन बनना, बहुत सी थ्योरीज हैं, बहुत से तरीके हैं, बहुत से मेथड हैं, बहुत कुछ है सीखने को, करने को। मुझे जो कुछ पता है और मैं जो कुछ करवाता रहा हूँ और जो मेरा स्किल है, मैं उस पे ज़रा उसको ऐड करके आप लोगों के साथ शामिल करूँगा। मुझे जो लोग पुराना जानते हैं, मैं पिछले 12 साल से पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी का जो एंट्री टेस्ट है, उसके जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, उनकी तैयारी करवा रहा हूँ। 12 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। और इसके अलावा भी जितने भी आपके साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है, आई एम स्पेशलिस्ट इन इट। तो वहां से मुझे इसकी अच्छी खासी ग्रिप है, कौन से टॉपिक से चेक होती है, किस तरह से आपकी जहानत चेक हो सकती है, किस तरह से आप बोलचाल में ठीक हो सकते हैं। जहानत बहुत तरह की है। जहानत एक तो है कि आप मैथ में बहुत अच्छे हैं, ये भी जहानत है।
जहानत ये भी है कि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, दिस इज आल्सो इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आपका कम्युनिकेशन हो, इमोशनल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा, जज्बाती तौर पे आप कितने तेज हैं, जज्बात का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अपने जज्बात का अपने साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपने जज्बात का दूसरों के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के जज्बात का दूसरों के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, और दूसरों के जज्बात का अपने साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपके इमोशनल इंटेलिजेंस है वो भी पूरा एक सब्जेक्ट है, पिछले 25 30 40 सालों में वो भी दुनिया ने इजाद किया अलग से। पहले लोग क्या करते थे, आईक्यू, बस जी जिसका मैथ अच्छा होगा, जो बहुत अच्छे तरीके से मसले को समझ लेगा, कोई इक्वेशन सॉल्व कर देगा, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फिर वक्त के साथ साथ पता लगा नहीं भाई, सिर्फ इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, प्लस माइनस कर लेना काफ़ी नहीं है, इंसान का सोशल इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है। इस तरह की दो तीन चीज़ें और ईजाद हुई। तो अब इतना ब्रॉड टॉपिक है ना कि अगर आप उसको थियोरेटिकल पढ़ना शुरू करें या उसको सीखना शुरू करें तो ये एक तो आप बोर भी हो जाएंगे, दूसरा हम सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते। तो मेरी कोशिश ये होगी इस कोर्स के दौरान हम इसको बिल्कुल कन्फाइन करके चीज़ें करके, और ये कोर्स मैं आज भी ये सोच रहा था कि हमारे यहाँ कोर्सेज की तो लाइन लगी हुई है ना, आप सब लोग जो आए हैं कोर्सेज तो पता है इस वक्त हर चीज़ का कोर्स बिक रहा है, ठीक है, शादी कोर्स से लेकर और हवाई जहाज़ का कोर्स सब आपको मिल जाएगा। तो ये जो कोर्सेज हैं इसमें बेचारा माइक के इस तरफ जो बैठा हुआ है ना, वो ही सारा कुछ कर रहा होता है, वो ही सिखा रहा होता है, वो ही बोल रहा होता है, वो ही कर रहा होता है। एट द एंड द फेलियर के जो चांसेस हैं वो क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि उस तरफ बैठा हुआ जो मोहिउद्दीन है, दानिश है, अदील है, अली है, उमर है, आयशा है, वो कुछ नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ बैठ के सुन रहे होते हैं। सर जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सर जी वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बस, और कोई उनकी डिमांड नहीं होती। तो इस कोर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें साथ साथ टेस्ट होंगे। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं 3 महीने बाद या 2.5 महीने बाद ये कोर्स खत्म करूँ, तो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स मेरे पास क्रीम निकल के आए। जब क्रीम आपके पास आती है तो फिर आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं यहाँ बैठ के बोलता रहूँ, आप सुनते रहें, 2 महीने गुजरे, मैं पूछूं हाँ भाई सुनाओ, सुमन बुकमन उमन कुछ पता ही नहीं है। तो इसके अंदर टेस्ट भी होंगे, टेस्ट के बाद नेक्स्ट फेज पे जाता रहेगा। तो ये किसी का पढ़ने वाला कोर्स है। अब आप सोच रहे होंगे यार हमने तो चैट जीपीटी के बारे में सुना था, हमने तो ये टूल सीखना था, तो वो टूल सीखना था। टूल सीखने में कितनी देर लगती है भाई, 2 मिनट। मैं आज के सेशन में मैं आपको सब कुछ सिखा सकता हूँ चैट जीपीटी से रिलेटेड, लेकिन उसका फायदा नहीं है। चैट जीपीटी एक इंतहाई खतरनाक टूल है। और दुनिया में ये हंस चैट जीपीटी या एआई के जितने भी टूल्स हैं, ये दुनिया में इस वक्त हर एक के हाथ लगने जा रहे हैं। जो जितना सियाना होगा वो उसका उतना ही फायदा उठाएगा, और जो जितना बुद्धू होगा, निकम्मा होगा, वो उतना ही गड़बड़ करेगा। उसको ये खुशफहमी तो होगी कि मेरे मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर अकल नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो इसलिए पहले आपकी बेसिक इंटेलिजेंस क्रिएट करना, उसको बनाना, उसको इम्प्रूव करना, आपके बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स को इम्प्रूव करना, बेसिक कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना। मैं हल्का हल्का हम हर चीज़ों को, हर चीज़ को जो है वो टच करेंगे। उसके बाद इंटरनेट की दुनिया आती है भाई, इर्द गिर्द की दुनिया आती है। इर्द गिर्द की दुनिया में हम कैसे अपने आप को देखें। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, ये ज़हीन शख्स कौन होता है? प्लीज़ आंसर। आप अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं, मैं आपके माइक ऑन कर देता हूँ। ज़हीन शख्स कौन होता है, चैट में भी आप लिख सकते हैं। एनएलपी तो जी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मैंने 2018 में जून में किया था, न्यूरो लिंग्विस्टिक अवैध सरदार साहब से। वो एक और चीज़ है, तो डिस्कस करेंगे। जी, व्हाट इज इंटेलिजेंस? जो सही क्वेश्चन का सही आंसर दे, वन who knows what to know and how to know। हाजिर दिमाग, जो जहन का बेहतरीन इस्तेमाल करे, जो आदमी सर फौरन बात पिक कर ले, फौरन बात पिक कर ले, ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हाजिर दिमागी, समझ बूझ रखने वाला हर दिमाग ज़हीन है, समझ बूझ रखने वाला, ओके। वन वो कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। चलें, ये जहानत की डेफिनेशन आ रही है। शौक, दैट्स गुड। चलें, ये 33 लोग हैं, देखते हैं कि हमारे अगले कुछ सेशन में कितने लोग मौजूद रहेंगे। वन वो कैन डिस्ट्रीब्यूशन, चलें। मैं हम यूजली, अगर आपने देखा हो, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं तो बुकिश नॉलेज, हमारे एक टीचर थे इंटरनेशनल बिजनेस के,
ताहिर साहब एमबीए में, वो क्या करते थे, ये डेफिनेशन है इसको रट लो, अगर तुमने डेफिनेशन को हु बहू पेपर में ना लिखा तो मैं तुम्हें अंडा नंबर दूंगा। हम बड़े तंग थे से यार, ये इतने बड़े हम हो गए हैं, एमबीए कर रहे हैं, 25 25 साल हमारी उम्र हो गई है, हम पूरी डेफिनेशन याद करें, वो कहें डेफिनेशन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। थ्योरी में, एक्सप्लेनेशन में, एग्जाम्पल्स में तुम अपनी मार लेना, डेफिनेशन यहाँ से वहां नहीं होनी चाहिए। तो बड़ा मुश्किल, मतलब हमने हर चीज की डेफिनेशन रट रट के दिमाग पागल हो गया, क्योंकि वो डेफिनेशन थोड़ी सी गलत होती है 0 नंबर। तो उस वक्त तो ये बात समझ नहीं आई कि उनकी साइंस क्या थी, मुझे बाद में जिंदगी में समझ आई कि डेफिनेशंस ना आपकी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। आपसे कि पूछे व्हाट इज सक्सेस, तो ठा जवाब आना चाहिए, दिस इज सक्सेस। व्हाट इज लाइफ, ठा जवाब आना चाहिए, दिस इज लाइफ। व्हाट इज इंटेलिजेंस, ई आ ऊ आ, भाई अगर पता नहीं है, यू डोंट हैव डिफाइंड, आपने अभी तक डिफाइन नहीं किया माइंड को। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, डिफाइन करना। आज हम इस वक्त मिलकर इंटेलिजेंस को एक दफा डिफाइन कर लेंगे। उसकी मैं डेफिनेशन खोलता हूँ अभी, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जो इंटरनेशनल 2-2.5 हजार स्कॉलर्स ने पिछले 2-250 सालों बाद डिफाइन की है। ये होती है इंटेलिजेंस, ये होती है जहानत। और उसको मैं और आप, हमने पेपर में तो नहीं लिखना, लेकिन हम उसको समझ लेंगे और याद कर लेंगे। आज के बाद जिंदगी में कोई पूछेगा व्हाट इंटेलिजेंस, तो आपको पता होगा कि क्या तारीख है आज, 27 जनवरी को रात को 9 बजे एक क्लास में सीखी थी वही डेफिनेशन, सारी उम्र मरते दम तक आपकी ये डेफिनेशन होगी। लेट मी शेयर द स्क्रीन, और हम चलते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन आज थोड़ी सी अजीब होगी, मैंने एक नया तजुर्बा किया है। कहाँ गई, जी स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ। अच्छा अच्छा, मेरे पास इधर 2 स्क्रीन लगी होती हैं, अब तो हर 3 होने वाली हैं, तीसरी भी इंस्टॉल करनी है, तो मेरी गर्दन मूव हो रही होगी तो परेशान नहीं होइएगा, ये बंदा कहाँ देख रहा है। स्क्रीन आपके सामने है, थोड़ा सा ज़रा ये एक माइरो टूल है बड़ा ज़बरदस्त, आप लोग भी इस्तेमाल कीजिएगा। ज़रा आते हैं इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पे। इतना बड़ा टेक्स्ट देख के परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन याद करेगा, नहीं याद करनी भाई, कोर्स ही पूरा इस चीज़ पे है, तो समझ लेते हैं थोड़ी देर। इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज अ जर्नल मेंटल एबिलिटी फॉर रीजनिंग। जर्नल मेंटल एबिलिटी का मतलब है कि किसी साइंसदान के साथ, किसी सियासतदान के साथ, किसी स्पोर्ट्समैन के साथ, किसी काले गोरे चिट्टे लंबे छोटे मोटे, बच्चा बूढ़ा पंजाबी सिंधी, किसी के साथ अटैच नहीं है। ये जर्नल मेंटल एबिलिटी है, ये सब में होती है, जो इंसान है उसमें ये मौजूद है। क्या है, एबिलिटी फॉर रीजनिंग। रीजनिंग कहा जाता है, रीजन, वजह आपको पता होनी चाहिए। आप सो- सोए हुए हैं, आप उठे हैं तो लाइट पड़ रही है, तो ये वजह आती है ना, लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट क्यों आ रही है, मैं क्यों हूं, ये तो खैर बहुत बड़ी रीजनिंग है। तो ये रीजन जानना, वजह जानना, ये हर इंसान की होती है। रीजनिंग को हम आगे चल के डिस्प्लेन करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब मुश्किल पड़ती है तो क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कितनी कैपेसिटी है उसमें। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की पहली रिक्वायरमेंट क्या है, पहले तो प्रॉब्लम को समझना होता है, पहले तो आपने इनपुट लेनी होती है, हुआ क्या है भाई। तो अगर आपको यही समझना है तो फिर आपने प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग, खत्म। ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, वजह, मंतक, इलॉजिकल बातें ना करे। इंसान बंदर से पैदा हुआ है या इंसान बंदर से बना है, ठीक है, इट्स अ लॉजिकल एज पर साइंस, एज पर रिसर्च, पूरी दुनिया इस इल्म से भरी पड़ी है। ये कैसे रिजेक्ट होता है, ये लॉजिक, लॉजिकल बिल्कुल ठीक है, ये बात 100% ठीक है लॉजिकल ये बात। तो लॉजिक को आप किस तरह करिए, आगे चल के बात करेंगे, विजडम लॉजिक वो क्या चीजें होती हैं। तो रीजन, आप हर वक्त रीजनिंग कर रहे होते हैं हर चीज पे, आपका दिमाग हर वक्त रीजन कर रहा होता है, अच्छा ये ठीक है, ये गलत है, अच्छा ये ऐसे है, ये वैसे है, ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करूंगा तो वैसे हो जाएगा। लॉजिक हर वक्त माइंड में चल रही होती है। तो लॉजिक कितनी स्पीड से काम करती है, लॉजिक्स आपकी कितनी करेक्ट हैं, ये सारी रीजनिंग में आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखेंगे, प्रॉब्लम जब सर पे पड़ता तो आप क्या करते हैं। उसके बाद लर्निंग, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, आपने कितनी जल्दी पिक कर ली है, ये आपकी जहानत शो करती है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया, 30 लोगों में से 25 लोगों को समझ आ गया, 5 लोगों को नहीं आया, उनको दोबारा समझना पड़ा। तो इसका मतलब है कि अब लर्निंग की कैपेसिटी और लर्निंग का मसला है।
आजकल जितना हम लोगों को सीखने का शौक हुआ हुआ है, हमें कोर्सेज करने का शौक हुआ हुआ है, रोज नए नए नात नए कोर्सेज, तो हो क्या रहा है, कोर्सेज जितने मर्जी कर लें भाई, जितना महंगा कर लें, जितने अच्छे मर्जी टीचर से कर लें, इफ यू डोंट हैव अ कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो लर्निंग सिर्फ ये नहीं होता कि आप, मैंने एक चीज समझाई आपको समझ आ गई, बस। लर्निंग का पूरा एक फेज है, उसके ऊपर हम एक अलग से सेशन रखेंगे, लर्निंग कहते किसको है। खाली सीख लेना समझ लेना ही लर्निंग नहीं होती। आगे चलते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स जर्नल नेचर, डेफिनेशन में वो कह रहा है बिकॉज ऑफ इट्स जर्नल नेचर, इसे इधर कर लेते हैं, जरा कलरफुल किया होता नीचे, यहाँ आ जाते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स जर्नल नेचर इंटेलिजेंस इंटीग्रेट्स कॉग्निटिव फंक्शन, मुश्किल लफ्ज है छोड़ दें, सच एज परसेप्शन। क्या है? परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, प्लानिंग। परसेप्शन, आप चीजों को परसीव कैसे करते हैं, ये परसीव आपके एक्सपीरियंस पे बनती है। आपने जो चीजें पहले से सुनी होती हैं, जो चीजें देखी होती हैं, उसकी बेस पे आप परसीव करते हैं चीजों को। आपका हर, दुनिया के हर मामलात के मामले में आपने कोई ना कोई नजरिया बना होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कास्ट का बहुत सिस्टम है, ऐसे ये जो कौम है ना, ये ऐसी होती है, ये जो कास्ट ऐसी होती है, ये जो सूबे के लोग हैं ये ऐसे होते हैं। ये आपकी परसेप्शन बनी हुई है। अब आप किसी शख्स से मिलेंगे तो आपके जहन में ऑलरेडी परसीव होगा, चाहे तो ऐसे होता है। उसी की बेस पर ही कौन आ गया भाई लाइनें मारने वाला। एक मिनट रुकें जरा। चल, तो उसी बेस पे हम लोग फिर डिसीजन करते हैं, उस बेस पे हम इनपुट करते हैं अपने दिमाग में। मैं आपको उसकी एग्जांपल बताऊं। ड्यूरिंग माय मास्टर्स, फर्स्ट सेमेस्टर हमारा खत्म हुआ, तो फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने के बाद मैं कैंटीन में बैठा हुआ था, तो सेकंड सेमेस्टर की पहली क्लास होनी थी अभी एक दो दिन बाद, छुट्टियां खत्म करके वापस गए। तो मैं चाय पी रहा, तो साथ दो सीनियर बैठे हुए, मैंने उन सीनियर से पूछा, यार वो हमारा अगला कंप्यूटर का सब्जेक्ट आ रहा, तो टीचर क्या था, तो वो आसिफ मुनीर। ओ भाई तुम तो गए, उसने तो ना नंबर देने होते हैं ना उसने पढ़ाना होता है, और वो तो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा, उससे जरा बच के रहना। और मैंने कहा अच्छा भाई, चलो देखेंगे। अब वो मैंने उसकी बात सुन के जहन में एक चीज परसीव कर ली। सॉरी। सेशन स्टार्ट हुआ, आसिफ मुनीर साहब सामने आए। अब मेरे लिए तो वो विलन था, मेरे लिए तो उससे बुरा कोई इंसान ही नहीं था। अब मेरी क्या मैंने क्यों परसेप्शन ही बनाई हुई थी, क्योंकि सुन के आया था। अच्छा वो आया, उसने थोड़ी बातचीत की, सारा कुछ किया, मुझे तो लगा यार एक नंबर का खतरनाक इंसान है, बड़ा तंग करेगा। जो भी हुआ, मैंने, मेरी परसेप्शन कैसे चेंज हुई, क्या हुआ, हमने 6 महीने उस कंप्यूटर की क्लास में रूमी को पढ़ा। मैंने मौलाना रूमी जो पढ़ना सीखा, जो सारी रिसर्च है मौलाना रूमी पे, वो डॉक्टर आसिफ मुनीर, ही इज़ अ डिजिटल मीडिया के अंदर पीएचडी है जर्मनी से उनकी, उस वक्त वो पीएचडी कर रहे थे। तो 6 महीने हमने क्लास में सिर्फ रूमी को पढ़ा, कंप्यूटर की क्लास। वो कहते थे मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊँ यार इस कंप्यूटर में, फ्लॉपी क्या होती है, डिस्क क्या होती है, ये क्या होती है, वो क्या होती है। तो मैं तो तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, कोई काम की चीज़ पढ़ते हैं। तो उनके साथ जो भी ताल्लुक बना, सब कुछ बना, परसेप्शन। अगर मैं वो परसेप्शन ना तोड़ पाता, जो कि मैंने 1-2 महीने नहीं तोड़ी, तो काफ़ी नुकसान उठाया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, वो जो शख्स कह रहा था ना बात चाय के ढाबे पे, कैंटीन में, वो गलत कह रहा था। तो हमारी बहुत दफ़ा ब्रेक लग जाती है, बहुत दफ़ा नॉलेज पॉज हो जाता है। हम चीज़ों को परसीव कैसे करते हैं, और परसीव हम किस बेस पे करते हैं, फिल्टर लगाया होता है आगे ना एक। और ये फिल्टर हमारे तजुर्बात से, लोगों की बातें सुन के, हम एक फिल्टर लगा के फिर इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन उसकी वजह से। तो परसेप्शन बड़ी ज़रूरत है। अटेंशन, कितने अटेंटिव हैं चीज़ों की तरफ से। आपके इर्द गिर्द माहौल चेंज हो रहा है, दुनिया बदल रही है, लोगों के रवैये बदल रहे हैं, कायनात बदल रही है। कितने टेंशन है, कितनी अटेंटिविटी से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट। याद ही नहीं रहता यार, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सीखी थी, क्या नाम था, क्या नाम था। तो मेमोरी कैसे इंक्रीज करनी है, और मेमोरी इंक्रीज करने का सिंपल सा आपको कुलिया बता दूं। जितनी सफाई रखेंगे दिमाग की, उतनी मेमोरी तेज हो जाएगी। जितनी दिमाग के अंदर गंद भरेंगे, उतनी मेमोरी खराब हो जाएगी। बस इसका कोई दूसरा रूल नहीं है। इट्स लाइक अ रैम, बिल्कुल दिमाग रैम की तरह काम करता है। तो रैम जितनी खाली रखते हैं, जंक फाइलें उड़ा दी, फजूल मुलाकातें उड़ा दी, फजूल लोग उड़ा दिए, पुराने शिकवे उड़ा दिए, पॉलिटिशियंस के मसले उड़ा दिए, मुल्क के मसाइल ख़त्म कर दिए, अपने काम पे फोकस करें, तो ऑटोमेटिकली मेमोरी बढ़ना शुरू हो जाती है। लैंग्वेज, बोल चाल। मैं इस वक्त आपके सामने बैठ के 37 लोगों को भाषण दे रहा हूँ। द ओनली एबिलिटी आई हैव अचीव्ड कि क्या है कि कुछ ना कुछ बोल लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। तो लैंग्वेज नहीं है तो भाई साहब कुछ भी नहीं है, ये याद रखिएगा।
इफ यू कैन नॉट स्पीक, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। कुछ भी नहीं कर सकते, जितने मर्जी बड़े महान बन के आ जाएं, बात नहीं कर सकते, किसी लैंग्वेज में बोल नहीं सकते। लैंग्वेज, ये जो बोलचाल की लैंग्वेज है वो भी, कंप्यूटर पे भी आप एक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, लैंग्वेज में समझना भी आता है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट करती है। और प्लानिंग, उसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ कि यार प्लानिंग कितनी करते हैं। लैंग्वेज कोई एक टाइप की नहीं है, कम्युनिकेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं जी, बिल्कुल 1,000 कम्युनिकेशन की टाइप है, वो अलग मॉडल है हर कम्युनिकेशन का। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन इंटेलिजेंस कैन बी रिलायबली मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड टेस्ट। इस डेफिनेशन पे दुनिया ने कुछ टेस्ट इजाद किए हैं। मैं इस वक्त अगर आपका एक टेस्ट लूँ छोटा सा, तो मैं ये चेक कर पाऊंगा कि अच्छा आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, आपने 150 में से क्या स्कोर मारा है। डिफरेंट जो एंट्री टेस्ट है उनका भी इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, इदारों के इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। यूएस की स्टॉक एक्सचेंज नेस्डेक पे काम करने के लिए मैंने एक ऑनलाइन दफ़ा इंटरव्यू दिया था, एक ऑस्ट्रेलिया की फॉरेक्स की कंपनी थी। तो उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट लिया था, क्योंकि फॉरेक्स के अंदर बहुत प्रेशर बियर करना पड़ता है आपको, रियल टाइम में डिसीजन करने पड़ते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा इंटेलिजेंस टेस्ट लिया था। तो ये प्रोफेशन से रिलेटेड भी होते हैं, आप किस प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, तो वहां पर भी। तो इंटेलिजेंस टेस्ट एक टूल है, थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर आप मुंह में रखते हैं, थोड़ी देर रखे रखते हैं, फिर बाहर निकाल करते हैं, जी ये तो 101 टेम्परेचर हुआ हुआ है, 102 हुआ हुआ है। तो एक टूल बना लिया है इंसान ने पिछले 200-250 सालों में, कि ये एक टूल है, इससे हम किसी भी शख्स की जहानत चेक कर सकते हैं। तो वो टूल मैं आपको बताऊंगा भी सही, और मैं आपके साथ वो टेस्ट लूंगा भी सही अपने सिस्टम के ऊपर, ताकि हम ये देख सकें कि कितने इंटेलिजेंट, आसान से कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। कुछ जेनेरिक टेस्ट होते हैं, कुछ जेनेरिक नहीं होते, उनको भी देखते हैं हम आगे चल के। स्कोर प्रेडिक्टिंग सेवरल बोर्ड सोशल आउटकम सच एज एजुकेशनल अचीवमेंट, हाँ ये वो लिखा हुआ है, एजुकेशनल अचीवमेंट्स, परफॉर्मेंस, हेल्थ एंड लॉन्गिट्यूटी, जो भी चीज़ें हैं। तो अब याद रखिएगा, आज के बाद आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, तो आपने पूछना है किसी भी शख्स की, छोड़ दें इस इंग्लिश को, किसी भी शख्स की लर्निंग एबिलिटी, ठीक है, क्या कहाँ लिखा हुआ ऊपर, लर्निंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी ज्यादा है। इन दो को याद रखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग और मेंटल खुद ही में आ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग, कितनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, कितनी जल्दी चीजों को सीख सकता है। ये दो चीजें हैं जो आपकी इंटेलिजेंस लेवल को डिफाइन करती हैं। वंस अगेन, मैं आपको ये कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं पढ़ा रहा, कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, नेट पे बैठे 15-20 मिनट पहले जो समझ आया छाप के आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप इससे मुत्तफिक भी हो सकते हैं, और इससे अगर वो भी कर सकते हैं कि सर ये चीज़ इस तरह से है, इस तरह से है। अच्छी बात है, अगर आप डिस्कस करेंगे तो हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हम अलग से देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। चल भाई क्या हो गया, अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखेंगे, लर्निंग एबिलिटी को देखेंगे, लर्निंग एबिलिटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है, रीजनिंग की हम चीज़ें करेंगे। मैं जो आपके साथ फर्स्ट गो में आपके साथ कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक मैंने शायद यहाँ नहीं लिखे हुए, एक मिनट रुकें यार। जी वो यहाँ पर नहीं है। दो तरह की इंटेलिजेंस टेस्ट जो मैं हम लोग प्रैक्टिस करते रहे हैं, अगर यहाँ पर इस वक्त पीएमए वाले या पीएन वाले या जीडीपी वाले बच्चे इस वक्त होंगे, कोई पुराने हैं कोई, हाँ प्लीज रेज योर हैंड, या चैट में बताइएगा कौन कौन है, कोई है पुराना, कोई नहीं है, नहीं यार, काफी ज्यादा स्टूडेंट आए हैं वहां से। चले, जिसने पीएमए की तैयारी की हो मेरे साथ, 147 बैच, चले, दानिश आ गया, अतीकुर रहमान आ गया, चले उन लोगों की बातें बताएं। तो दो तरह से और भी लोगों को खैर बताऊंगा, उस्मान जट भी आ गया, चलें। बहुत से तरीके हैं इंटेलिजेंस के, दो बेसिक सिंपल रूल है, दो तरह के हैं। इनमें से हम कुछ टॉपिक भी पढ़ेंगे, आप लोगों का टेस्ट भी होगा, मैं आपको सिखाऊंगा भी सही, कुछ बड़ी मजेदार चीजें हैं, पहेलियां। इंटेलिजेंस टेस्ट को आप पहेलियां समझ ले, बच्चों में हम पूछा करते थे ना कि वो साइमा का भाई का जो बेटा है वो अली की बड़ी बहन का छोटा भाई, ये बताओ अली और सामा में क्या ताल्लुक हुआ, इस तरह की चीजें, इस तरह के लिटरली इस तरह के टॉपिक्स हैं जो मैं आपको 1-1 घंटे का लेक्चर देके पढ़ाऊंगा, फिर उसका टेस्ट भी लूंगा। उससे होगा ये कि आपके माइंड की जो गुत्थियां थोड़ी सी खुलेंगी। उसके बाद कुछ चीजें होती हैं वर्बल, वर्बल कहा जाता है, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये बोलते और लिखने
मैथमेटिक्स का सवाल हो सकता है, इंग्लिश का सवाल हो सकता है। दो पांच लोग मिलकर एक दिन में दो कुएं खोदते हैं, तो बताएं अगर मैंने छह कुएं खुदवाने हों तो कितने लोग दरकार हैं। अब ये सवाल आते हैं, ये इंटेलिजेंस का सवाल है, लेकिन ये लिखा हुआ आएगा। तो जितने भी लिखे हुए क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी लिखे हुए तरीके हैं जहानत जांचने, उनको वर्बल इंटेलिजेंस कहा जाता है। जैसे कि इस वक्त आपके सामने है 1 5 7 11 13, बताएं नेक्स्ट क्या आएगा। बताइएगा नेक्स्ट क्या आएगा। चलें, कुछ लोग 21 भी कह रहे हैं, कुछ लोग 17 भी कह रहे हैं, कुछ लोग 15 भी कह रहे हैं। आपके सामने है, सब लोग जवाब एक दूसरे के देख ही रहे हैं। ये एक सिंपल सी चीज़ है, इस तरह की हम बहुत सी और भी प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। ज़्यादा नहीं, वैसे तो ये 21 टॉपिक है, हम 3 या 4 ही पढ़ेंगे बस। चले, नेक्स्ट चीज़ एक आती है, दिस वन। ये एक पेज ओपन है, उसको फोल्ड किया है, तो फोल्ड करके कौन सी शेप बनेगी? 1 बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी, 4 बनेगी? 1 बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी, 4 बनेगी? तो इसको कहा जाता है, ये जिस वक्त आपके सामने सवाल है, इसको कहा जाता है नॉन वर्बल। जो लिखा हुआ नहीं होता, जो तस्वीरों की फॉर्म में होता है। अगर मैंने जहानत चेक करनी हो और एक अंकल हों जिन्होंने आज तक स्कूल ही नहीं गए, तो मैं उनसे वर्बल सवाल तो पूछ नहीं सकता। उनको तो इंग्लिश ही नहीं आती होगी, उनको तो टेक्स्ट पढ़ना ही नहीं आता होगा, उनको तो प्लस माइनस शायद ना आता हो। तो जहानत का तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें। जहानत का तालीम के साथ कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने देहातों में, अपने इलाकों में, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग मिलते होंगे जो तालीम में जीरो होते हैं पर बहुत जहीन होते हैं। बड़े लोग कहते हैं वो बड़ा सियाना बंदा है भाई। तो जहानत का तालीम से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज मेक श्योर कि आपको बिल्कुल क्लियर हो। हाँ, जहानत को तालीम इम्प्रूव जरूर करती है अगर आप करनी आती हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहीन होने के लिए आपको तालीम याफ्ता होना पड़ेगा। नो। तो इसलिए अगर किसी ऐसे शख्स का हमने जहानत का लेवल चेक करना हो जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह के टेस्ट जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। इसको नॉन वर्बल कहा जाता है या जेनेरिक टेस्ट भी कहा जाता है। इस तरह के भी बड़े मजे मजे किस्म के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपसे पूरे प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसका भी आपका टेस्ट होगा, प्रॉपर टेस्ट भी, लाइव ही टेस्ट होगा। एक दफ़ा ही आप सब लॉग इन होंगे, टेस्ट देंगे, उसके बाद आपका स्कोर आ जाएगा कौन कितने में। ये नहीं है कि कोई सुबह दे रहा है कोई रात को दे रहा है। 9 बजे आप आएंगे, लाइव आपके मोबाइल पे सिस्टम चलेगा, टेस्ट देंगे और फिर हम आगे चले जाएंगे। तो ये 2 3 टूल हैं जो मैं आपके साथ इस कोर्स में इस्तेमाल करूंगा। पहले मैं आपका टेस्ट लूंगा एक दफ़ा, विदाउट एनी स्टडी। आपने टेस्ट देना है, जो नंबर आ जाएगा वो आपका बेस स्कोर होगा कि अच्छा भाई आप आए थे, आपने टेस्ट दिया, आपके आए हैं 60 60 नंबर। फिर हम 1 2 लेक्चर्स में इनको पढ़ेंगे, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह की चीज़ों को कैसे समझते हैं। फिगर्स आपके सामने आए तो पहले कौन सी लाइंस देखनी होती हैं, क्रॉस लाइंस हो तो क्या करना होता है, स्क्वेयर हो तो क्या करना होता है, सर्कल्स हो तो क्या करना होता है, नंबर्स हो तो कैसे डील करना होता है। 1 2 सेशन हम फिर मैं आपको दोबारा टेस्ट लूंगा कुछ अर्से बाद। तो फिर कोई 60 से 80 पे इंप्रूव करेगा, कोई 90 से 110 पे इंप्रूव करेगा, तो हमें पता लगेगा अच्छा यार हमने कुछ सीख के, कुछ पढ़ के इम्प्रूवमेंट की है। ये होगा इन 2 टेस्ट का मेथड। तीसरी चीज जो है, अच्छा एक और चीज आ गई है, ये भी आपसे कर लेते हैं। थोड़ा अकल लड़ाएं। ये जो रीजन है, रीजन से वर्ड बन गया खुद ही से, रीजन से बना ये वर्ड, बताएं इससे क्या बनेगा? ऑप्शन A B C D। ऑप्शन A B C D।
चलो देखें, आप खुद देख रहे हैं लोगों के डिफरेंट जवाब आ रहे हैं, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। ज़्यादा बी और सी आ रहा है, ए किसी एक का ही आया था। इसको एनोलॉजी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये सीखने के लिए सबसे बेहतरीन टूल है। ये मैं आपको सिखाऊंगा और इस पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ये एक बड़ी थॉरली हम टॉपिक पढ़ेंगे कि ये क्या होता है जो इस तरह से नंबर लिखे होते हैं, और इससे जहानत, इससे वोकेबलरी, इससे आपका इल्म कैसे बढ़ता है। तो ये भी एक टॉपिक हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ आपके पास है वो एक और चीज़ जो हम कवर करेंगे, दैट इज द मैथमेटिक्स। अगर जहानत का कोई दूसरा नाम होता या है तो वो मैथ है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा, और मैं आपको ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ, ये वैसे ही नहीं हो गया, बहुत प्लानिंग के साथ हमारे यहाँ, हमारी कौम में से, हमारे बच्चों के दिमाग में से मैथ, बल्कि खत्म नहीं बल्कि डर बिठाया गया है। हम लोग मैथ से डरते हैं। कौन कौन है जो मैथ से डरता है? सच सच बोलिएगा, सच बोलेंगे तो मजा आएगा। कूड़ मारा तो फिर फायदा नहीं है। होगा कोई एक दो आगे? प्लीज सच से बताइएगा। मेरा हाथ नहीं खड़ा करना आता, जूम इस्तेमाल ही नहीं करना आता, तो इधर भी जहानत नहीं चल रही है आप लोगों की। हेट इट। मैं चल मैं बहुत, मेरा फेवरेट है मैथ। चलें, गुड है। नहीं डरते, ओके गुड। चलें, तीन चार लोग अच्छे भी हैं। चलें, दैट्स ग्रेट। लेकिन ओवरऑल जो परसेप्शन है, जो चीज़ें हैं, हम मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स नहीं है, मैथ है। जो आपका सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं, सिंपल ज्योमेट्री होती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो गड़बड़ की गई मैथ के साथ, ये सवाल आप भी पूछते होंगे, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ी थी, ये हमने अलजेब्रा क्यों पढ़ा था, इसका रियल लाइफ में क्या काम है। तो अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं ना, तो आपको भी और आपके उस्ताद को भी, अब गलत वर्ड मेरे मुंह से निकल जाएगा, भाई मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। ये याद रखिएगा, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। अगर आपको पढ़ाने वाले ने या आप खुद आप पढ़ने वाले ने, वैसे तो आपको सब कुछ समझ आ जाता है, ठीक है, आपको सारी साइंस समझ आ जाती है, आपको सारे आपको कोर्स कर लेते हैं, लेकिन ये आपने खुद भी समझने की कोशिश नहीं की यार मैथ का रोल क्या है। भाई किसको खांसी लग गई यार? चल, तो ये जानबूझ के हमारे यहाँ फजूल किस्म का मैथ पढ़ाया गया स्कूलों के अंदर। फजूल किस्म के तरीके से हमें बेसिक मैथ सिखाया गया। फजूल तरीके से हमें थ्योरम पढ़ाए गए। सॉरी अगर यहाँ पर कोई एजुकेशन वाला बंदा हो, टीचर हो, माजरत, लेकिन मैं भी इसी निज़ाम से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे खुद दुख होता है यार क्या पढ़ लिया। इसी मुल्क के अंदर एक और मैथ भी है, ओ लेवल के बच्चे पढ़ते हैं। इसी मुल्क के साथ वाले मुल्क के अंदर पीसा के नाम से उन्होंने एग्जाम शुरू किया है। दुनिया के 15 टॉप कंट्रीज अपने बच्चों से पीसा एग्जाम लेते हैं, उनमें इंडिया भी शामिल है। तो वो पीसा एग्जाम ये कहता है कि भाई 15 साल का बच्चा, 15 साल के बच्चे को ये प्रैक्टिकल मैथ के सॉल्यूशंस आने चाहिए। नहीं आते तो हमारे किसी काम का नहीं, उठा के साइड पे फेंक दो। तो वो पीसा एग्जाम इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है, और 2022 में शायद या 2021 में पहली दफा उनके यहाँ ये एग्जाम हुआ है। पढ़िएगा आप में से जो टीचर लोग हैं, पीसा पाकिस्तान का पीएचडी मैथमेटिक्स भी नहीं। अच्छा देखें, मैथमेटिक्स पीएचडी एक और चीज़ है, जो प्रैक्टिकल अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसकी एक और चीज़ें, उस बैच में मैं नहीं जा रहा। बेसिक मैथ में आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ प्लस माइनस इन लोगों को करना आता, परसेंटेजेस नहीं आती, रेशियोज नहीं आती। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मजेदार बात, अलजेब्रा का क्वेश्चन विद वर्ड आ जाए। आते हैं ना सवाल लिखे हुए कि जुनेद ने अली से इतने पैसे लिए, उसके बाद जाके उसने उसको इतने पैसे दिए, बताएं अली की उम्र इतनी है, जुनेद की उम्र उससे 5 साल बड़ी है, उससे छोटे हैं। गए। क्यों? इंग्लिश और मैथ जहाँ इकट्ठी आती है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना राजिऊन, हम लोग फौत हो जाते हैं। मैं तो हो जाता हूँ, आप लोगों को पता नहीं, तो हम लोग फौत हो जाते हैं। तो सोचें, इंग्लिश और मैथ ही नहीं है हमारे पास, हम केड़े मोमिन हैं, कौन से मुसलमान हैं, दुनिया में हमने क्या करना है? छोड़ें बाकी पटाखों को, एटम बम को, यूनिवर्सिटियों को, डॉलरों को, आईटी इंडस्ट्री को, ये सब फजूल बातें हैं। मैं इस आप लोगों से फेसबुक पे जो लोग नए मुझे जानते हैं,
मैं कभी भी 18 साल से ऊपर के बच्चे को नहीं पढ़ाता था, ना मैं इनसे बात करता हूँ, ना मैं इनको कुछ समझाता हूँ, ना मैं इन पे मेहनत करता था। ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स को पता है, मुझे पता था 18 साल से ऊपर जो गया सो गया। अब इसने मेरी नहीं सुननी, ये पक्का हो गया। छोटे बच्चे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरा शौक भी छोटे बच्चों को है। और मैं भी इस क्लास से पहले अपने असिस्टेंट को कह रहा था, यार मुझे 2-3 साल का टाइम है, रिटायर कर स्कूल खोलें। ये फजूल काम है, ये रात को जूम पे बैठ के काम करने वाले, ये खोते इतने बड़े बड़े आ जाते हैं बैठ के, सॉरी, ये इतने बड़े बड़े आ जाते हैं, इनको समझाने का फायदा नहीं है। बच्चे को ट्रेन करना जरूरी है, छोटे बच्चे को समझाना जरूरी है, भाई मैथ ठीक कर ले, भाई इंग्लिश बोलना सीख ले, भाई ज़हीन हो जा, जिंदगी तेरी बन जाएगी। तो छोटे बच्चों पे मेहनत, आप बड़े हैं, अपने छोटे बच्चों को, अपने छोटे बहन भाइयों को ये चीज़ें, यार इनको फिर खांसी लग गई है, म्यूट करने दें यार, चलें। तो इसलिए ये कोर्स जो मैं आपको कराऊंगा खासतौर पर मेंटल मैथ का, मैंने फुल फ्लैज, बख्तावर या दानिश कह रहे होंगे यार ये सर हमेशा शुरू करते हैं ख़त्म कभी नहीं करते, लेकिन इस दफ़ा आप लोगों से कमिटमेंट है बख्तावर दानिश के, इस दफ़ा मेंटल मैथ का कोर्स प्रॉपर तरीके से इसमें कंप्लीट इंशाल्लाह करेंगे। तो ये चीज़ भी हमने इसमें शामिल की है। इसके बाद जो अगली चीज है, दैट इज द, आते हैं स्क्रीन पे। ये चीज कवर करने के बाद हमने जो इसमें नेक्स्ट चीज कवर करनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपके पास सोशल इंटेलिजेंस। ये सोशल इंटेलिजेंस क्या है, क्या लगता है आपको, कोई बताएगा? व्हाट इज सोशल इंटेलिजेंस? आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं, अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, मैं आपका माइक ऑन कर सकता हूँ, वो जरा शोर शराबा हो आपकी तरफ से भी। सोशल इंटेलिजेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, दैट इज कम्युनिकेशन, दैट इज कम्युनिकेशन। इसको मैं और अगर आपके साथ आसान करूँ ना, कम्युनिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज लिसनिंग, और लिसनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, दैट इज फोकस। तो पहली चीज तो ये समझ लें, अगर आपने सोशल इंटेलिजेंट बनना है, सोशल इंटेलिजेंट बनना है, तो आप बुला के लिसनर होने चाहिए। मेरा अपनी अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी जिनकी बस ये होता है कि अगले 5-10 सालों में खबर आएगी भाई आ जाओ, तो उन लोगों के साथ मेरा बला का कनेक्शन बनता है। रीजन, जिस वक्त वो बोलते हैं ना, मैं खत्म, मोबाइल साइड पे, सब कुछ, बस आंखें खोल के कान खोल के बैठ जाओ उनको सामने। यू हैव टू मेड देम रियलाइज कि यार इस वक्त सिर्फ आप हैं, बस आपकी बात सुन रहे हैं। और बुजुर्गों की बात अगर आप लिसनिंग बुजुर्गों से करना सीख लें, आप फोकस करना सीख लें, तो आपके 101 मसाइल खत्म हो जाएंगे। हमें बातें कोड़ी लगती हैं बड़ों की, दादा की, दादी की, ताया की, मामू की, अब्बू की बात बुरी लगती है। रीजन, हम लिसन नहीं करते, हम फोकस नहीं करते, हमें उसकी सतही चीजें नजर आ रही होती हैं, यार ये मुझे क्रिटिक कर रहे हैं, मैं रात को लेट आ रहा हूँ 9 बजे, तो मुझे मना कर रहे हैं, तो हम उसका फ्रंट फ्रंट एंड देख रहे होते हैं। और हमसे क्योंकि क्लैश कर रहा होता है, तो हम लिसनिंग और फोकसिंग की तरफ जाते ही नहीं है। उठा के देख लें, जितने बच्चे भी कामयाब हैं आज जिंदगी में, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने माँ बाप की, बड़ों की, उस्ताद की बात सुनी होगी, कानों से नहीं दिमाग से सुनी होगी। तो लिसनिंग, खाली कान में आवाज जाने को हियरिंग कहते हैं। आप बैठे हैं, पीछे से ट्रक गुजरा है, पापा पापा टी 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 टी, दैट इज हियरिंग। तो हियरिंग में खाली कान के अंदर आवाज चले जाने में, और सुनना गौर से, इंटेंशन से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मैं और आप बैठ गए हैं, मैं सपोर्ट करता हूँ अल्ताफ भाई को, आप सपोर्ट करते हैं जमात इस्लामी को। अब हम बैठे हैं, मैंने, आपने पहले बोलना शुरू किया जमात इस्लामी क्यों अच्छी है। तो जब आपने बोलना शुरू किया ना, तो मैंने आपको सुनने के बजाय आपके कीड़े निकाल के इकट्ठे करना शुरू कर दिए। अच्छा ये कह रहा है, अच्छा यही कह रहा है, मैं इसको इस बात पे ये जवाब दूंगा, इस बात पे ये जवाब दूंगा। लिसनिंग के बजाय मैंने आगे हमले तैयार करना शुरू कर दिए। मैंने उसको सुनना नहीं चाहा कि यार उसको क्यों पसंद है जमात इस्लामी, वो क्यों सपोर्ट कर रहा है जमात इस्लामी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या। तो जब तक हम लिसनिंग के ये बेसिक रूल नहीं सुनेंगे समझेंगे ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। नाउज बिल्ला, हम तो अपने आप को नबी मानना शुरू कर देते हैं, हम तो गलत हो ही नहीं सकते। जो मुझे पता है वो तो किसी को पता है ही नहीं। जो मेरे हाथ गिदड़ सिंगी लगी है ना इल्म की, वो बाकी किसी को नहीं पता, वो सिर्फ मुझे ही पता है। मुझे पता है कि मैं क्यों करता हूँ। तो इसलिए ये लिसनिंग, अटेंशन,
का बहुत बड़ा रोल है आपकी सोशल इंटेलिजेंस में। ये चीज जो है आपने याद रखनी है। दूसरी सोशल इंटेलिजेंस में जो चीज आएगी, जो आपने समझनी है, जिसमें थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, ये देखें, मैं अभी आपको बता रहा हूँ चीजें, ये फिर मैं आपसे सेशंस में ना एग्जांपल्स पूछूंगा, बताएं इसका क्या मत, कोई एग्जांपल बताएं, कोई वाकया बताएं। मेरी कोशिश होगी मैं ज्यादा से ज्यादा आपको इंगेज करूं। मैं बोल बोल कर थक गया हूँ भाई। तो अब आपको बुलवाना है, तो नेक्स्ट सेशन में जरा एक्टिव रहिएगा। अगर आप इस वक्त कहीं रजाई में छुप के या चारपाई के नीचे छुप के क्लास ले रहे हैं, तो अगली दफ़ा सामने बैठ के लीजिएगा, ताकि पता लगे आपके बड़ों को कि बच्चा हमेशा किसी जानू मानू से बात नहीं कर रहा होता, इस टाइम क्लास भी होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज, इसको आप कल्चरल भी कर सकते हैं, इसको आप रिलीजियस भी कर सकते हैं। मतलब बहुत से डिफरेंस क्रिएट हो सकते हैं किसी भी सोसाइटी में। सॉरी अगर स्पेलिंग गलत हो जाए। रिस्पेक्ट, कल्चरल, रिलीजियस डिफरेंसेस, ये तो हो नहीं सकता कि दो लोग बैठे हैं, मैं दो लोगों की बात कर रहा हूँ, 10 की, 20 की या 22 करोड़ की बात नहीं कर रहा। दो लोग बैठे और इख्तलाफ ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। या तो पत्थर बैठा होगा, या फिर कोई और कोई चीज़, या तो कुर्सियां बैठी होंगी या कोई मेज बैठे होंगे, अगर उनमें डिफरेंस नहीं होंगे। अदरवाइज तो इंसान बैठेगा तो डिफरेंस तो आएगा। इसकी मैं हमेशा सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप सबके हाथ में इस वक्त मोबाइल है, आप लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं, आपके उम्मीद है दोनों अंगूठे आपके हाजिर होंगे। एक अंगूठा लेफ्ट हैंड का ले लें, लेफ्ट हैंड के अंगूठे के ऊपर 1 इंच का एरिया 8 अरब लोगों का सेम नहीं है। 8 अरब लोगों का किसी एक का भी मैच नहीं करता। ये 1 इंच की बात हो रही है। सोचें, जिस वक्त पूरा गोश्त पोश्त का 40, 45, 25 साल का पूरा एक गोश्त का लोथड़ा दिमाग, कपड़े, उसके कल्चर, उसका मजहब, उसके बाप का प्रोफेशन, उसकी माँ की तरबियत, उसके बहन भाई, किस घर में रहता है, किस इलाके में रहता है, कैसी आबो हवा है, कैसी मिट्टी है, क्या खाया, कैसा टीचर मिला, कैसा मौलवी मिला, कैसा निज़ाम मिला, क्या पढ़ा, किस स्कूल में गया, कौन सा टीवी देखा, किससे शादी हुई, कितना कुछ है। तो वो बिल्कुल बदल के रख देता है एक इंसान को, सब कुछ। तो इतने ज्यादा डिफरेंसेस जो क्रिएट होते हैं, फिर आपने ये डिफरेंस जो है इसकी रिस्पेक्ट करनी होती है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो सोशल इंटेलिजेंस क्रिएट नहीं हो सकती। ये जो कल्चरल रिस्पेक्ट है डिफरेंस की, हमारे यहाँ कल्चरल, हम कल अजीब लगेगी आपको बात, लेकिन हम कल्चरली बहुत वीक कॉम है। पाकिस्तान में कल्चर ना होने के बराबर है। हमारे यहाँ हावी कुछ और चीज़ है, दैट इज रिलीजन। ठीक है, अच्छा है बुरा आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रिलीजन के ऊपर ज़्यादा चीज़ें, डिफ्रेंसिएशन और पॉलिटिक्स, इन दो चीज़ों पे हम ज़्यादा क्रिएट करते हैं। मसलन कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने किसी सिंधी के साथ बैठ के पंजाब में कल्चर डिस्कस किया, और तुम्हारे कल्चर में ऐसे होता है, और तुम्हारे कल्चर में ये हो जाता है ना। कभी भी पठानों के साथ बैठ के आपने कल्चर डिस्कस नहीं, मतलब करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बहस मुबासा नहीं होता हमारे यहाँ। होता है इंडिया में बहुत ज़्यादा है कल्चरल डिफरेंस, बहुत ज़्यादा रिजिड लाइंस डिफाइन है। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ ज़्यादा पॉलिटिक्स और रिलीजन, इन दो चीज़ों के ऊपर होता है। इन दोनों के ऊपर इख्तलाफ करना छोड़ दें, इसका सिंपल सा रूल है। इन दोनों के ऊपर इख्तलाफ करना, अगर आप स्पेसिफिक टू दिस पर्पज नहीं है, अगर आपको एक मस्जिद में बिठाई इसीलिए गया है कि आपने डिफरेंस क्रिएट करने हैं, या आपको किसी मरतबे में बिठाई इसलिए गया, फिर तो ठीक है। अगर आप सियासतदान हैं, फिर तो काम आपका यही है ना, गाली दोगे तो काम चलेगा, गाली नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा। तो वहां तो डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका काम नहीं है, आपकी ये ड्यूटी नहीं है, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, खुदा आपसे सवाल नहीं करेगा, तो इसको 100% इग्नोर पे रखें। इग्नोर, आपका काम नहीं है। अगर काम है तो जरूर करें। तो इसके लिए सिंपल सा रूल है कि इन डिफरेंसेस को इग्नोर करें। इन डिफरेंस को जितना खत्म करते जाएंगे, आपकी सोशल इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी। वो कलमे के आखिर में कुछ लगा देते हैं, वो नमाज के बाद ये पढ़ते हैं, वो या लगा देते हैं, वो हाथ इधर बांधते हैं, वो हाथ इधर नहीं बांधते। हजार किस्म की डिफ्रेंसिएशन है। भाई बेस रूल हमें तो यही पता है, 5 अरकान है इस्लाम के। 5 अरकान का मतलब 5 पिलर, 5 पिलर का मतलब इस पे इस्लाम खड़ा हुआ है। ये जिसने पूरे कर लिए हैं, एडिशन से किए हैं, कमी पेशी से किए हैं, कर लिए हैं, हमारी तरफ से मुसलमान है। अब फैसला जिन्होंने करना है,
उनको हमने मस्जिदों में बिठाया हुआ है, उनको सरकार भी पे करती है, हम भी पे करते हैं चंदे के हिसाब से। ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। मैं जिस मौलाना साहब को फॉलो करता हूँ वो अगर कह देंगे अच्छा बस ठीक है, आप कह रहे हैं जी मान लेते हैं, खत्म बात। तो ये इन डिफरेंसेस को जब आप खत्म करेंगे तो देखें ये जिस जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपने जिस बहस में नहीं पढ़ना, दिमाग खाली होगा, आपके माइंड से बहुत बड़ा एक क्वेश्चन या एक बहुत बड़ी पेन निकल जाएगी। हर वक्त ये डिसाइड करना कि सुन्नी ऐसे हैं, शिया ऐसे हैं, वहाबी ऐसे हैं, अहले हदीस ऐसे हैं, बरेलवी ऐसे, हजार किस्म के तबके हमारे हैं। इस बहस से निकल जाएंगे, दिमाग खाली हो जाएगा। और दिमाग खाली होगा तो क्या होगा? मेमोरी बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी तो क्या होगा? इंटेलिजेंट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे तो शायद इन मसाइल का बेहतर तौर पे फैसला करने के काबिल हो जाए। तो कल्चरल, रिलीजियस और इस तरह की चीज़ों का डिफरेंस आपने रखना है हमेशा इग्नोर मोड पे। और दुआ करनी है अल्लाह आपको लेके जाए मक्का, मदीना भी चले जाएंगे साथ, लेकिन मक्का मदीना जब जाएंगे ना, तो वहाँ जब आप इंटरनेशनल मुस्लिम मुस्लिम से मुलाकात होगी ना। अच्छा हुआ ये तुर्की के ड्रामे चले, मैंने तो खैर एक दो किस्तें देखी, मेरा दिमाग पक गया था, उर्तुगुल नहीं देखा गया। लेकिन एटलीस्ट आपको ये रियलाइज जरूर हुआ कि हमारे अलावा भी मुसलमान हैं दुनिया में, हमारे मुसलमान ऐसे भी होते हैं। तो हम पाकिस्तानी मुसलमान के चक्कर में ना बहुत कुछ खो रहे हैं। तो मुस्लिम्स जब डिफरेंट कल्चर्स में रहते हैं, उनकी कैसी सोसाइटी, तो उस लेवल उस रेफरेंस से पढ़ना शुरू करें चीज़ों को। ये निकल जाएं गिट्टों से ऊपर शलवार तो आगे पीछे, ये मसाइल हैं, एक दफ़ा सॉल्व कर लें बैठ के, एक दिन डिसाइड कर लें। जब आपने फैसला कर लिया तो उस पर स्टिक रहें। किसी के बारे में बोलना नहीं और किसी को अपने बारे में बोलना देना नहीं, रिलीजन का सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर पढ़ें इंटरनेशनल इस्लाम, पढ़ें हिस्ट्री, अरब की हिस्ट्री पढ़ें, बाकी की पढ़ें, फिर आपको पता लगेगा अच्छा यार ये होती है। तो ये थोड़ा सा एज मुस्लिम, क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री हैं, तो इसका आपको बड़ा फायदा होगा। तो सोशल इंटेलिजेंस के बाद अगली जो चीज़ है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट वो है एप्रिशिएट इन योर लाइफ। एप्रिशिएट का क्या मतलब होता है? व्हाट डज मीन एप्रिशिएट? एप्रिशिएट, ताइश, चलिए बड़ा जबरदस्त सुपर जो है ना एक्यूरेट वर्ड निकाल के लेकर आए हैं। नहीं, तारीफ किसी और चीज में चला जाता है, तारीफ प्रेज में चला जाता है। एक्नॉलेज गुड, प्रेज गुडनेस, सराहना, वही बड़े इधर तो माशाल्लाह उर्दू दान बैठे हैं जबरदस्त। मुझे दोनों लफ्ज मेरे जहन में नहीं थे, ना सताइश मेरे जहन में था, ना सराहना मेरे जहन में था। दाद देना, जबरदस्त, गुड, दाद देना, ग्रेटिट्यूड, प्रेज्ड, चलें बहुत से वर्ड्स हैं। लेकिन उम्मीद है आपको समझ आएगा कि अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंट पीपल इन योर लाइफ। तो भाई मेरे सबसे इम्पोर्टेंट कौन है पीपल, सबसे इम्पोर्टेंट शख्स जिंदगी में कौन है आपके? सबसे इम्पोर्टेंट। चलें, आ गया, किया अप्रिशिएट या करते हैं अप्रिशिएट? सच सच लिखना, देखें तो सच बोलिएगा यार प्लीज, मजा फिर आएगा। ना तो मैंने आपके घर आना है, ना आपने मेरे घर आना है, हम तो इंटरनेट के ही यार हैं। तो इसलिए सच लिखिएगा यहाँ पर। ज्यादातर नो आ रहा है। अच्छा क्यों नहीं किया? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता, ये तो नहीं हो सकता। कुछ केसेस में हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप ये चाहते ना हो। आपके लिए मेरे प्यो ने मेरी माँ ने क्या किया मैं सराहूं उनको, मेरे अब्बा जी ने क्या किया है, वो इस काबिल ही नहीं है कि मैं उनको अप्रिशिएट करूं। शायद कोई एक दो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हों, अदरवाइज सब लोग यही कहेंगे नहीं करना चाहिए। सब लोग यही कहेंगे कि हाँ करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो तीसरे मोहल्ले जाके कॉलेज के गेट पे खड़े होके उधर बोल देना आई लव यू, लेकिन घर में नहीं बोलना। ये एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी, इसको मैं आज चलते हुए डिस्कस कर लूँ आपसे। ये जो आई लव यू के तीन वर्ड्स है ना, इसकी खबासत को अपनी ज़िंदगी में ठीक कर लेना। ख़ास तौर पे लोअर एंड मिडिल क्लास की फैमिली के लड़के ख़ास तौर पे और लड़कियां जिस वक्त ये वर्ड सुनते हैं तो उनकी पूरे जिस्म के अंदर बिजली दौड़ना शुरू हो जाती है। किसी को कहना हो तब भी और किसी से सुनना हो तब भी।
क्योंकि हम लोग इन तीन वर्ड को पता नहीं क्या भला समझते हैं। हालांकि आई लव यू का मतलब सिंपल है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इस मोहब्बत का मतलब ये है, मेरा कोई स्टूडेंट है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उसकी केयर करता हूँ, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। मुझे अगर कभी मैं बैठा हूँगा, मुझे किसी काम की जरूरत पड़ेगी तो मुझे याद आएगा कि यार वो स्टूडेंट है, ये दिस इज द लव। तो हम ये बोलते ही नहीं है। मैंने अपने बच्चे को, शायद आपने मेरी वीडियो देखी हो वाली, मैं अपने बच्चे को ट्रेन किया हुआ है कि यार तू आई लव यू टका टका के बोल ले, वरना तूने मेरी तरह बड़ा अखबार होना है जिंदगी में इस आई लव यू के पीछे। ठीक है? तो कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, हमारे यहाँ जूतियां पड़ जाती हैं। आई लव यू कहना सीखें, बोलें। और सबसे बड़ा जो अप्रिशिएट का लफ्ज है वो आई लव यू का ही है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब ये मोहब्बत क्योंकि हमने तो खाली जानू मानू प्रोग्राम पे लाके फंसा दी, तो फिर हमने बाकी क्या उखाड़ना है? तो हमारा तो सारा का सारा, मैं उस मोहब्बत को अलग से टैग इस वक्त करना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता क्लास में कौन कौन बैठे हुए हैं। वो पहले हमारी जूम क्लासेस हुआ करती थी, मुझे एग्जैक्ट पता होता था बच्चा कौन सा है, किस सिटी से आया है, कितनी उम्र है। इस ओपन क्लास में कोई पता नहीं, 40 बंदों में कोई मुझसे बड़ा ही बैठा हो, तो खतरनाक बात कर लें, अभी कोई बात हो जाए। तो ये जो आई लव यू उसको ब्रॉड करें, अप्रिशिएट करें। सुबह उठे अम्मी से बोल दें। 14 फरवरी आ रहा है तो बहस ना करें बैठ के लोगों के साथ कि जी 14 फरवरी आ रहा है, वही तो हिंदुओं का इवेंट है, वैलेंटाइन है। आप छोड़ें, आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू। चलें, ये देख लें, मैं आई लव यू बोल रहा था तो मेरी वाइफ आ गई कमरे में देखने के क्या चल रहा है क्लास के अंदर। तो इसलिए ये इसको, बड़ा खतरनाक वर्ड है, तो अभी से इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसको जेनेरिक कर लें अपनी लाइफ में। आपके भी लोगों को पता होना चाहिए कि जब ये बंदा कह रहा हो तो उसका क्या मतलब है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं इनको आप नॉर्मलाइज करें। हम जब तक आप खास रखेंगे ना चीज़ों को, तो उस वक्त तक होगा ये कि ये, आज आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं जाके पेन बनेगा। और ये तीन वर्ड, या आपको, या आपकी बहन को, या आपके भाई को, या आपके बच्चे को, या आपकी बच्ची को, कहीं ना कहीं जाके ये पटरी से उतारेंगे ये तीन लफ्ज। आपका बच्चा ऐसा होना चाहिए, कोई बोले तो कहें हाँ ठीक है, आई लव यू टू, खत्म। इससे ज्यादा उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए। कोई बोल दे, कोई सुना दे। मैंने खुद देखा है, मैं खुद भी जवान रहा हूँ, सारी चीजें रहा हूँ, कि इस तीन वर्ड के ऊपर सारी बिल्डिंग बनती है। फिर इस बिल्डिंग के ऊपर वाले कमरे में ले जाके जिंदगियां खराब होती हैं। तो ये तीन वर्ड नॉर्मल होने चाहिए। आप ड्राइवर से भी बोलो, सब्जी वाले से भी बोलो, कंडक्टर से भी बोलो, अम्मी से, बहन से, भाई से, टीचर से, उस्ताद से। मगर लोग देखें यार ये पागल तो नहीं हो गया? यस, पागल हो गए हैं भाई, कोई बुरी बात नहीं है। आप मुझे अच्छे लगते हैं, फलाना लगता है, टिमकाना लगता है, सीधा आई लव यू बोलो भाई, 100% दो, खत्म। उसके बाद कुछ बचा ही ना। तो इसको नॉर्मल करें, अप्रिशिएट करें। अब होता यह है कि जो इंपॉर्टेंट पीपल हमारी लाइफ में है, देखें, आपकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप अप्रिशिएट करते, उसकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपको सुबह, अगर ये नहीं होगा कि आप आई लव यू बोले हो तो कल सुबह उठ के आपको एक के बजाय दो पराठे मिलेंगे, नो। आप दो मांगोगे दो मिलेंगे, तीन मांगेंगे तीन। उनकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना। असल फर्क आप पर पड़ना है। फर्क इसलिए पड़ना है, ये जो शुक्र बजा लाने का या अप्रिशिएट करने का जो मादा है ना इंसान के अंदर, अगर ये माँ बाप को अप्रिशिएट नहीं कर सकता ना, अगर ये अपने साथ इर्द गिर्द के लोगों को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, तो उसने खुदा को क्या अप्रिशिएट करना है? जो पॉइंट है जो मैं यहाँ मेड करना चाह रहा था, कि हो ही नहीं सकता आप खुदा को अप्रिशिएट करें। नहीं करते ना खुदा को अप्रिशिएट, क्योंकि माँ बाप को अप्रिशिएट नहीं करते। और एक जानू मानू कॉल कर दे सुबह उठा के आपको, 8 बजे, जानू उठ जाए, नाश्ते का टाइम हो गया है। जानू अभी 10 साल बाद देखेंगे शादी की, और लेकिन अभी जानू मानू कर लो फोन के ऊपर, उसका थैंक यू सो मच, तुम ना जगाती मैं तो सोया रह गया था, मैंने तो फौत हो जाना था सोए सोए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वहां क्या पड़ता है भाई? तो वहां अप्रिसिएशन नहीं है, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा क्लास के अंदर। वहां कुछ और है। वो जो है, वो भी इंसान की जरूरत है। इंसान है, गोश्त पोश्त का, दिमाग भी है, जिस्म भी है, सब कुछ है। वो कुछ और है, उसको मिक्स ना करें इन चीज़ों से। तो इसलिए अप्रिशिएट करना इसलिए ज़रूरी है। जब आप ख़ास लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, माँ बाप को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, दादा दादी को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, ताया की आपके अब्बा से नहीं बनती,
पुप्पो की आपकी अम्मी से नहीं बनती, चची की आपकी अम्मी से नहीं बनती। ये एक अलग फैक्टर है, लेकिन उन लोगों की जिंदगियों को देखें, वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ लेवल जरूर अचीव कर चुके होंगे। ऑन दैट बेसिस अप्रिशिएट देम। अम्मी की पुप्पो से लड़ाई हुई है, ठीक है, हुई होगी। पुप्पो में और अच्छी क्वालिटीज क्या है? हाँ, पुप्पो में ये बड़ी अच्छी बातें हैं भाई, अप्रिशिएट। ताया अब्बू के साथ हालात ठीक नहीं है, जिदाद के मसले हैं, हमारा मकान खा गए, हमारा ये हो गए, हमारा वो ताया और आपका मसला है, बच्चों का मसला नहीं है। देखें इसके अलावा ताया क्या पर्सनैलिटी है। होता ही है हमारे कल्चर के अंदर सबसे बड़ी बकवास जो है, हम कहते तो फिरते हैं खानदानी निज़ाम, खानदानी निज़ाम, कुत्ते वाला निज़ाम है हमारे यहाँ, कोई खानदानी निज़ाम नहीं है। गोरे ने तो जान छुड़वा ली ना, वो तो डिफाइन कर चुका है, डिफाइन करके साइड पे हो गया। हमारे यहाँ क्या है, हम मेजोरिटी ऑफ हमारे ताया चाचे हमें अच्छे नहीं लगते, हमें हमारी फूफियाँ अच्छी नहीं लगती, दादा दादियों के मसले, मामू ऐसे हैं, चच्चे ऐसे हैं, फलाना ऐसा है, टिमकाना वैसा है। तो बाकी बचा क्या भाई आपके पास फिर? आप किधर से बातें करते हैं कि यू हैव अ फैमिली सिस्टम? कोई नहीं है फैमिली सिस्टम आपके पास। हम तो जलील करते हैं अपने बच्चों को, दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा जो ताया ना चाचा ये ऐसा है, तुम्हारा जो मामू है वो अच्छा है, या तुम्हारी जो पुप्पो अच्छी है, तुम्हारी खाला इस तरह की है। क्या सिखा रहे होते हैं? तो याद रखिएगा, जिंदगी के अंदर अपने बच्चों को, अपने छोटे बहन भाइयों को इस खबासत से दूर रखें। ये उनकी सोशल इंटेलिजेंस कम हो रही है। अगर बच्चा सुबह घर से निकलेगा, उसको पता होगा यार मेरा ताया ठीक आदमी नहीं है, अगर उसको ये जहन में है ना कि मेरा ताया ठीक आदमी नहीं है, तो फिर बाहर दुनिया में उसको ठीक करने वाले मिलेंगे बड़े। और जो बच्चे घर से निकलते हैं कि मेरा ताया, मेरा दादा, मेरा मामा, मेरी फूफो, मेरी माँ, मेरे बाप से बेहतर कोई है ही नहीं, वो दुनिया भी सर करता है और दुनिया में उसके आगे कोई बोल भी नहीं सकता। सिर्फ माँ बाप का सपोर्ट होना ही जरूरी नहीं होता। तो सिर्फ माँ बाप को अप्रिशिएट नहीं करना, इसको अपने इर्द गिर्द के रिश्तेदारों में भी फैलाना है। सोचें, दादी अम्मा ने आई लव यू सुने नहीं होगा कभी, दादा के जमाने में नहीं होता था मेरे ख्याल से, आई लव यू कुछ और होता होगा। और आप जाके दादी को बोल दो दादी आई लव यू, वो आजकल देखती भी हैं ड्रामे श्रामे, तो दिल तो करता ही होगा हमें भी कोई जाके लव यू, तो जाके उनका वो वाला दिल नहीं करता, उनका ये दिल करता है हमें भी कोई आके अप्रिशिएट कर ले भाई। तो दादी के पास जाएं, दादा के पास बैठें, वक्त दें, तवज्जो दें। तवज्जो का मतलब बड़ा ज़बरदस्त, एक दफ़ा तारिक जमील साहब की, मौलाना तारिक जमील साहब की उसमें देख रहा था। तवज्जो होता है ना, तवज्जो देना। तवज्जो का मतलब होता है कि उसकी तरफ पूरा रुख करके, तवज्जी करके, पूरा रुख करके बात सुननी होती है। ये नहीं कि मोबाइल के अंदर घुसे हो और बातें सुन रहे हो, साथ अंगूठा हिल रहे हो। तो इसलिए ये थोड़ी सी चीज़ें ठीक करेंगे तो आपकी सोशल इंटेलिजेंस भी ठीक हो जाएगी। इस पे भी हम आगे चल के मजीद डिस्कशन करेंगे। तो ये है बेसिक इंटेलिजेंस क्या होती है, हम इंटेलिजेंस के टेस्ट कौन से कोर्स में कंडक्ट करेंगे। उसके बाद सोशल इंटेलिजेंस क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, लिसनिंग क्या है, रिस्पेक्ट ऑफ कल्चर्स क्या है, रिलीजियस क्या है, और अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंट पीपल इन लाइफ क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस अब आपको मेरे ख्याल से और समझाने की जरूरत नहीं है। और इसका मकसद क्या है? जब आप इंसान को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे तो फिर आप खुदा को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। तो असल मकसद ज़िंदगी का यही है, असल कामयाबी भी यही है, असल मज़ा भी यही है लाइफ का, बाकी सब शुगल मेला है।